हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है। इट्स सिंपल एंड इजी। तो आपने वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ा होगा। लास्ट लेक्चर में आपने जाना है वेक्टर्स क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब हम आपको आगे बढ़ेंगे। हमने वेक्टर्स को जब डिटेल में पढ़ना चाहा तो हमें ये पता चला कि एक वेक्टर को अगर मैं ग्राफ से शो करना चाहूँ तो एरो से शो करूँगा। ये एरो है, एरो के अंदर यहाँ पे टेल होती है और बेटा यहाँ पे हेड होता है। हमने ये पढ़ा कि सर जितनी लंबी टेल होगी, अगर ये टेल इतनी लंबी हो जाए, अगर ये टेल इतनी लंबी हो जाए तो क्या इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा? तो आप कहोगे सर जिसकी पूंछ बड़ी उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। कहने का मतलब अगर ये 10 न्यूटन को शो कर रहा है तो क्या ये 10 न्यूटन से ज़्यादा है कि कम है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 न्यूटन से ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये 20 न्यूटन है, एग्जाम्पल के लिए। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? सर आपने एरो नहीं लगाया है, अगर एरो इधर लगा दोगे तो फोर्स इधर लग रही है, एरो इधर लगा दोगे तो फोर्स इधर लग रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा बात यह है कि अब आपको एक वेक्टर नहीं देगा, वो एक से ज्यादा वेक्टर्स देगा। मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बॉडी है, यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए जमीन है और जमीन पे मैंने एक बॉडी रखी है, कोई भी चीज है। आप क्या हमेशा इस पे इस तरफ की तरफ फोर्स लगाते हो? आप कहोगे हाँ, पर क्या आप इसी बॉक्स पे इधर से फोर्स नहीं लगा सकते? एक और मतलब ये ऐसे है कि एक बॉक्स को खींचना था, आप इधर खड़े हुए, आप इस साइड पे खड़े हुए और ऐसे करके बॉक्स को खींचने लग गए, है ना। और एक आपका दोस्त, एक आपका फ्रेंड उसी बॉक्स पे दूसरी साइड से ऐसे पुश करके धक्का लगा रहा है, तो क्या बॉक्स ज्यादा जल्दी आगे जाएगा? हाँ। तो कितनी फोर्सेस लग रही है? एक आपकी, एक आपके दोस्त की, एक आपकी ए फॉर आप और एक आपके फ्रेंड की एफ फॉर फ्रेंड। दो फोर्सेस हो गई ना। अगर ये दो फोर्सेस हैं तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इन दो फोर्सेस में जो कि वेक्टर हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनके बीच का एंगल कितना है? क्योंकि वेक्टर्स में एंगल इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स लग रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना है? तो इनका एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो अब हम सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो अब आप समझ चुके हैं कि हम करने क्या वाले हैं। हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। बेटा अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा, नंबर 2 लिखा हुआ है मैंने, पर बात ये पहली है। पहली बात ये कि जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा उसमें स्मॉल वाला एंगल काउंट होगा। मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि एक वेक्टर है और ये वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ए। अब इसे वेक्टर शो करने के लिए देखो मैंने छोटू सा एरो ए के ऊपर बनाया, ए वेक्टर। देखो ध्यान से, ए वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर का ग्राफ, ये है ग्राफ ए वेक्टर का। अब मैंने कहा एक और वेक्टर बनाया मैंने, मान लो बी वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है बेटा, यहाँ पे एंगल दिया है मैंने कि यहाँ पे सर 60 डिग्री है। तो एक एंगल तो ये है 60 डिग्री। क्या एक एंगल इधर से इधर पूरा बड़े वाला भी तो है? आप कहोगे हाँ सर टोटल 360 होता है, तो क्या ये बड़े वाला एंगल 300 डिग्री हो गया? आप कहोगे हाँ। ध्यान से समझ लेना, अगर कोई पूछे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है या कितना एंगल है, तो आप 300 और 60 दोनों कह सकते हो क्या? नहीं, हमेशा एंगल छोटा वाला होता है, बस सो सिंपल। हमेशा एंगल कौन सा वाला होता है? छोटा वाला। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप समझो, आप मन में सोच के बताना कि मान लो ये है और मैंने कहा ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है मान लो बी वेक्टर, और मैंने कहा ये 120 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? क्या 360 में से 120 माइनस कर दोगे? आप कहोगे हाँ। तो क्या यहाँ 240 बचेगा? बताओ 120 डिग्री एंगल या 240 एंगल? तो आप कहोगे सर 120। क्यों? छोटे वाला एंगल लेना है, बस। एंगल हमेशा छोटे वाला काउंट होता है, पहली चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली चीज, वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर की। वेक्टर की जो खासियत है उसमें सबसे खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत, ये आपको बहुत काम आएगी। समझो मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि एक फोर्स है या एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी लंबाई जितनी है देख ली, यही वेक्टर को यहां से उठा के मैं यहां भी बना सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है, इसको पैरेलल में शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्टेड, यहां के बजाय यहां बना दूं, बात एक ही है।
यहाँ के बजाय इसके बजाय यहाँ बना दूँ, बात एक ही है। पीछे बना दूँ, बात एक ही है। ऊपर या नीचे कहीं भी बना दूँ, बात एक ही है। तो फिर बात कब बदलेगी? बात तब बदलेगी बेटा, या तो मैं, ध्यान से समझ लो, या तो मैं इसकी लंबाई को छोटा बड़ा कर दूं, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये बनाया मैंने, उतना ही लंबा ये बनाया मैंने। लेकिन अगर मैंने किसी की भी लंबाई छोटी कर दी तब वेक्टर बदल जाएगा। ध्यान से समझ लो सर, अगर आप लंबाई नहीं बदल रहे और एरो नहीं बदल रहे, ध्यान से देखो, ये एरो इधर है, मैंने इसे ऐसे तो नहीं बना दिया, एरो कह रहा है इधर जाओगे ईस्ट में, तो क्या यहाँ पे रखोगे तब भी ईस्ट में जा रहे हो, यहाँ पे रख दोगे तब भी ईस्ट में जा रहे हो, और कितने से जा रहे हो? जितनी लंबाई इसकी है, क्योंकि एरो के अंदर मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाई और डायरेक्शन सेम है। तो फिर चाहे एरो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, इसे ही कहते हैं बेटा वेक्टर्स जो है पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वेक्टर को ऐसे बना दोगे। भाई देखो, एरो नहीं चेंज होना चाहिए। ये तो एरो बदल गया, एरो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ कि यहाँ लगाओ, एरो सबके उधर है, एरो नहीं चेंज होना चाहिए। बताओ आया कि नहीं आया समझ? दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई। अब एंगल देखो, अब मैं आपको यहीं पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसे मिटाए बिना, अगली स्क्रीन पे जाए बिना। देखो, कोई कह रहा है कि एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, यहाँ पे है, कोई कह रहा है कि एक वेक्टर है आपका बी वेक्टर, वो यहाँ पे है। ध्यान समझो, यहाँ पे उसने कह दिया कि ये हॉरिजॉन्टल है। बेटा हॉरिजॉन्टल मतलब होता है सीध, ऐसे सीध, हॉरिजॉन्टल है, उससे ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। अब वो आपसे पूछ रहा है एंगल बताना है आपको, एंगल बताना है आपको ए एंड बी के बीच का। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि मुझे मिटाना पड़ता इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। एक ए वेक्टर है छोटू सा, ये रहा, एक बी वेक्टर है, ये रहा, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे लिखा है, आपको इन दोनों के बीच का एंगल बनाना है, एंगल बताना है। अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, प्रॉब्लम ये है सर बी यहाँ है, ए यहाँ है, ये तो दूर दूर है, ये तो दूर दूर है, एंगल कैसे बताऊंगा? एंगल कैसे बताऊंगा? अभी बताते हैं कैसे बताऊंगा। क्या मैंने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए को यहाँ बनाऊं कि यहाँ बनाऊं, बात एक ही है। हाँ, ए को यहाँ बनाऊं कि यहाँ बनाऊं, क्या बात एक ही है? हाँ। क्या नहीं चेंज होना चाहिए? डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। क्या इसकी लंबाई चेंज हुई? बेटा देखो, शुरुआत कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबाई चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या लंबाई चेंज हुई? नहीं। तो बेटा देखो, ए रहा, बी रहा, एंगल कितना है? 30 डिग्री। एंगल कितना है? 30 डिग्री। आंसर। नहीं आया समझ? आ गया? बड़ा आसान है ना? ये मत कहना कि नहीं आया। ये क्लास में बोलता हूँ मैं नहीं आया नहीं आया, इसका मतलब ये होता है सब लोग बच्चे बोलेंगे नहीं सर आ गया समझ में, आ गया ना समझ में। तो देखो कोई बड़ी बात थोड़ी है, वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। अब आपके लिए मैं एक दो क्वेश्चंस लिखता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे, 5-10 सेकंड में बस, ठीक है? ओके गाइस, तो एंगल निकालना आपको आ गया है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि सर जब एंगल होगा तो एंगल हम डिसाइड कैसे करेंगे, एंगल निकालेंगे कैसे। आपके सामने 3 क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं मैंने। फर्स्ट वाला ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बेटा ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर नहीं लिखा है और सीधा है तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। किससे? ए से नहीं, ए से नहीं, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। ये देखिए एक बी वेक्टर है, सीधा टेढ़ा जा रहा है, और ए वेक्टर उस साइड जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल है 120। यहाँ पे एक ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, एंगल है 30 डिग्री। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आया ए और बी के बीच का एंगल बताओ, ए और बी के बीच का एंगल बताओ, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। आप कहोगे सर देखो ये वाला तो बहुत आसान है, देखते समझ में आ गया होगा। ए को मन मन में क्या मैं पीछे पैरेलली शिफ्ट कर लूँ? आप कहोगे हाँ। ए को मन में जब पीछे शिफ्ट किया तो बस ए को यहाँ से चिपका दिया। जब आपने ए को यहाँ से पीछे चिपका के यहाँ चिपका दिया तो क्या अब आपको समझ में आ रहा होगा एंगल 90 डिग्री? सो सिंपल, सो सिंपल। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, बीच में एंगल दे रखा है 120 डिग्री, और मेरे से पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यार ये तो गिवन है। मजाक मजाक मतलब घिनौना मजाक एग्जाम में, इतना घिनौना। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच का एंगल पूछा है, एंगल ये रहा 120, तो फिर पूछ क्या रहा है? नहीं बच्चे समझो, एंगल्स दो वेक्टर के बीच के अगर निकालने हैं तो आपको वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ना होगा। समझ लेना बेटा, दिस इज द लास्ट पॉइंट, फिर सारे आंसर्स अपने आप आएंगे आपके।
अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आपको दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा। टेल से टेल मतलब देखो सर, बी वेक्टर का ये हेड है और ए वेक्टर का ये टेल है, नहीं, टेल और हेड जोड़ के एंगल नहीं आते, पूंछ से पूंछ जोड़ो, है ना, पूंछ से पूंछ जोड़ो। जैसे गाना है ना, ताल से ताल मिला, तो इनकी पूंछ से पूंछ मिला, पूंछ से पूंछ मिला और एंगल पा, पूंछ से पूंछ मिला। अब सर ये पूंछ से पूंछ कैसे मिलाएंगे? सर कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ, नहीं तो आप तो देखते ही 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आंसर दोगे, 10 सेकंड भी ज़्यादा है, 2-4 सेकंड में आंसर आएगा। देखो सर, देखो ए तो वैसे के वैसे ये आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इस बी को जो यहाँ पे बना हुआ है, क्या मैं इसे शिफ्ट करके यहाँ नहीं बना सकता? ऐसा आप कहोगे बना सकते हो, क्यों? सर देखो, ये बी की लंबाई भी चेंज नहीं हुई और ये भी ऊपर को जा रहा था ना, डायरेक्शन ऊपर को थी ना, वो भी नहीं हुई। बस बदला क्या है, मैंने इसकी शिफ्ट करके पोजीशन बदल दिया। देखो ध्यान से, ये यहाँ से उठा और यहाँ रख दिया, ऐसे किया गया है, आया समझ? अगर ऐसे किया गया है तो ये बन गया। तो देखो बेटा, अगर ये एंगल 120 था तो बेटा ये तो सीधी लाइन है, क्या टोटल 180 रहा होगा? आप कहोगे हाँ। अगर ये 120 था तो इधर का कितना बचेगा? क्या 60 रहा होगा? आप कहोगे हाँ। बेटा देखो, अब बी ये रहा, ये वाला डॉटेड वाला, ए ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री। आंसर यहाँ पे लिखते हैं, आंसर। नहीं आया समझ? आ गया? छोटी छोटी सी बातें हैं। वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ना है, और एंगल हमेशा बीच वाला छोटा वाला लेना है। देखो वरना एक एंगल ए और बी के बीच का इतना बड़ा भी था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब थर्ड वाला आप ट्राई करें, पॉज करें, जल्दी से पॉज करिए और ट्राई करिए। पॉज करिए, कर लिया पॉज? चलिए कर लिया होगा आई थिंक सॉल्व। देखो सर दिक्कत ये आ रही है कि ए भी टेढ़ा मेढ़ा है, बी भी टेढ़ा मेढ़ा है, पर ये पता है ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। नहीं, ए और बी के बीच का एंगल 30 नहीं है सर। ए और बी के बीच का एंगल तो निकालना है, जो गिवन है वो तो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन एंगल नहीं है, ये तो हेड है। और देखो ए का तो टेल है और बी का हेड है। एंगल निकालने के लिए ताल से ताल मिलाते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं, तो टेल से टेल मिलाएंगे। क्या ये बी जो यहाँ बन रहा है नीचे की डायरेक्शन, क्या मैं इसे थोड़ा सा खिसका के नीचे ले जा सकता हूँ? आप कहोगे हाँ। क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ कि सर जो बी ऊपर था वो मैंने नीचे बना लिया? अच्छा सर, एरो तो वहीं रखना है और ए को तो आपने छेड़ा ही नहीं है। ये जो ये था बी ए, ये जो यहाँ पे बी था, इसे ही तो मैं खिसका के डॉटेड वे में ले आऊँ नीचे। ठीक है सर, जो बी को नीचे खिसका के ले गए, सर यहाँ तो एंगल 30 डिग्री था, तो टोटल एंगल कितना होगा सर? 180, क्योंकि बी सीधा ही तो रहेगा, एक लाइन सीधी है ना। टोटल 180 में से 30 इधर आ गया, तो बचाओ इतना किच्चा बचा, इच्चा किच्चा इच्चा बताओ इतना कितना बचा? तो सर देखो 180 में से 30 गया तो आएगा 150 डिग्री। नहीं आया समझ? अब आप कहोगे सर ये तो छोटा वाला लेना था, 30 क्यों नहीं ले रहे, 150 क्यों ले रहे हो? बेटा छोटा वाला लेना है, लेकिन कंडीशन ये भी तो है कि टेल से टेल जोड़नी चाहिए, ताल से ताल मिलानी है, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, अब मिली है ताल से ताल, तब तो हेड से ताल मिलने की। बताओ अच्छा थोड़ी लगेगा? एक का हेड है और पीछे की बेचारी की पूंछ उसके मुंह में जा रही है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा? टेल से टेल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ। तो ये हमने ताल से ताल मिलाई और आंसर पाई। इस वाले में कह रहा था बेटा मैं, क्योंकि ये एंगल छोटा है और देखो एक ये वाला एंगल भी है, ये एंगल बड़ा है, हमें छोटे वाला लेना है। 150 डिग्री इज द आंसर। आई थिंक आपको सबको समझ में आ चुका होगा। जब आपके एग्जाम में एंगल निकालने के लिए आएगा, दो वेक्टर्स के बीच का क्वेश्चन देखोगे, आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये सॉल्व करने की जरूरत पड़ती? नहीं, मन में सोचते सर ये यहाँ हो गया, पूरा 180 था, इधर का 120 है, तो यहाँ पे 60 बचा, आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। ओके गाइस, तो आपको एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स निकालना आ चुका है। अब वेक्टर्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे देखें तो वैसे तो 40-50 टाइप्स वेक्टर्स के हो सकते हैं, पर जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो आईआईटी कॉम्पिटिशन सीबीएसई जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतने मैंने बोर्ड पे ले लिखे हैं, उतने ही लिखे हैं बोर्ड पे। आपको इन्हीं से मतलब है, बाकी और एक्स्ट्रा में कितना भी याद कर लो, पर एग्जाम में यही आने हैं जो मैं आपके सामने करा रहा हूँ। तो जरा शुरुआत करते हैं, कौन से होते हैं। एक होते हैं बेटा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स तब कहा जाता है जब कोई दो वेक्टर्स
एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब मान लो एक वेक्टर है ए ये और बी वेक्टर है मान लो ये, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? आप कहोगे हाँ, एक ईस्ट में जा रहा है दूसरा भी ईस्ट में जा रहा है। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है पर क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है? ये इतना बड़ा है और ये तो इतना ज्यादा बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड अलग हो कोई बात नहीं, क्वांटिटीज अलग अलग हो कोई बात नहीं। क्वांटिटीज मतलब ये फोर्स हो ये वेलोसिटी हो, ये वेलोसिटी हो ये मोमेंटम हो, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटीज अलग अलग हो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो कोई बात नहीं। अगर कोई दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। ये ऐसे भी हो सकते हैं और बेटा ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी पैरेलल वेक्टर हैं ये भी पैरेलल वेक्टर है। आ रहा है समझ में? आगे देखें, एंटी पैरेलल क्या होंगे? क्या आप समझ गए होंगे? एंटी पैरेलल क्या होंगे? क्या आप समझ रहे होंगे? सर एंटी पैरेलल मतलब उल्टा, और उल्टा पैरेलल मतलब सर जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। देखो सर अगर ये इधर जा रहा है तो एंटी का मतलब क्या है? पैरेलल तो रहे पर एंटी में हो, एंटी मतलब ऑपोजिट में हो, तो सर एक इधर तो दूसरा इधर। ध्यान दो, क्या इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। क्या इसका डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है? नहीं। क्या इसके क्वांटिटी सेम होनी जरूरी है? नहीं। क्या इसका कुछ भी सेम नहीं है? नहीं। फिर क्यों इसे कैटेगरी बनाई? सर कैटेगरी बस इसलिए कि जो डायरेक्शन इसकी है उसके ऑपोजिट है ये, उसके ऑपोजिट है ये ऐसे नहीं हो सकते कि एक पैरेलल ये है तो एंटी पैरेलल ही हो जाएगा, ना 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 ना, फिर ये एंटी पैरेलल नहीं है। एंटी पैरेलल होने के लिए इसको ऐसा होना पड़ेगा, समझ गए आप? ठीक है, एंटी पैरेलल और पैरेलल, सेम डायरेक्शन तो पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शन तो एंटी पैरेलल। लेकिन अब जरा बात सुनना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? बेटा अगर किसी का मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी और डायरेक्शन तीनों चीजें सेम हैं तब हम उन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। मतलब सर जैसे एक वेक्टर ये है, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही दूसरे वाले की लंबाई हो, मान लो नीचे वाला बी वेक्टर है तो बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वाले मैग्नीट्यूड बराबर हो। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, 5 किलो 10 किलो 5 न्यूटन 10 न्यूटन, ये अगर दोनों की वैल्यूज बराबर हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? ए भी इधर जा रहा है बी भी इधर जा रहा है, हाँ दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की वैल्यूज बराबर हों और अगर दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो तभी बेटा, तभी देखो ध्यान से, अगर दोनों की वैल्यूज बराबर हों और दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों की क्वांटिटी सेम हो, मतलब अगर ये फोर्स है तो नीचे वाला भी फोर्स हो, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी हो, तब कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल का मतलब ये आप समझ रहे हो सर, इक्वल मतलब बराबर। बराबर जब होंगे जब सब चीज इक्वल हो, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी और क्वांटिटी भी। आया समझ? आगे देखें, आगे बेटा इक्वल के अलावा अब आपको अनइक्वल वेक्टर्स भी होते होंगे। नहीं भाई, अरे इक्वल के अलावा सारे के सारे अनइक्वल ही है ना भाई। आप ये कहो मेरे मार्क्स और आपके मार्क्स इक्वल आए हैं, बाकियों के, अरे भाई बाकियों के अनइक्वल ही है ना, फिर अनइक्वल वेक्टर्स कुछ नहीं होते। कभी मन मन में सोचो अनइक्वल वेक्टर्स भी होते हैं सर, ऐसा थोड़ी सब कुछ नहीं होता है दुनिया में। आगे देखें, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। बेटा नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब होता है जब आप मैग्नीट्यूड सेम रखो पर डायरेक्शन बदल दो। कहने का मतलब समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास यहाँ पे 5 न्यूटन है और अगर मैं कहूँ आपने इसका नेगेटिव लिखना है तो आप ये तो लिखोगे -5 न्यूटन। बेटा 5 क्योंकि सेम है तो लेंथ तो सेम रखनी है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही से बनाते हैं सर। लेंथ तो सेम रखनी है, माइनस की वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो तो बेटा ये है -5 न्यूटन। ध्यान से समझना सर। तो नेगेटिव वेक्टर में और एंटी पैरेलल में फर्क ही क्या है? फर्क है, ध्यान दो। नेगेटिव वेक्टर में और एंटी पैरेलल में फर्क है। एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है। यही इसलिए बेटा से ध्यान दे, इक्वल और नेगेटिव सबसे ज्यादा यही आता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा मतलब इन सारों में जो यहाँ लिखे हैं, इक्वल और नेगेटिव, इसको छोड़ देना बेटा। यूनिट वेक्टर तो सबसे ज्यादा आएगा एग्जाम में, इसे तो हम बाद में देखेंगे, पर बाकी जहां तक अभी तक पढ़े हैं इक्वल और नेगेटिव सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है सर? इक्वल के अंदर रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करते रहना है। इक्वल के अंदर मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम और क्वांटिटी भी सेम। एंड नेगेटिव के अंदर मैग्नीट्यूड सेम, क्वांटिटी सेम पर डायरेक्शन ऑपोजिट, ये है नेगेटिव। और पैरेलल एंटी पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन सेम है, बाकी कुछ नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो एक लीनियर की तरह हो। लीनियर मतलब एक लाइन में हो, मतलब ये सर देखो, एक वेक्टर ए
दूसरा वेक्टर इसी लाइन में आगे लगा दो b, तीसरा वेक्टर इसी लाइन में आगे लगा दो c, बस बड़ा सिंपल। को मतलब एक, लीनियर मतलब एक ही लाइन में आते चले जाए, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही बात है, मतलब सब चलेगा, सारे इसी में कोलिनियर कहलाएंगे। आगे देखें को इनिशियल वेक्टर्स। बेटा को इनिशियल वेक्टर्स मतलब जिनकी शुरुआत, को मतलब साथ, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जिनकी शुरुआत सेम टाइप से हुई है। जैसे एक वेक्टर ए ये रहा और एक वेक्टर बी ये रहा, क्या इनकी शुरुआत सेम पॉइंट से हुई है? आप कहोगे हाँ, आप कहोगे हाँ, इसे कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, जिनकी शुरुआत सेम जगह से हो। आगे देखें नल वेक्टर। बेटा नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो। नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड जीरो हो। ये रहा। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो पॉइंट है। हाँ तो भाई अगर मुझे मैग्नीट्यूड जीरो रखना है तो क्या एरो की लंबाई जीरो रखनी है? आप कहोगे हाँ। तो सर जीरो, लंबाई जीरो तो पॉइंट पे होगी, मैंने ऐसे लगाया लाइन डालने के लिए, लाइन डाली नहीं, जीरो मैग्नीट्यूड तो पॉइंट है। ये होता है नल वेक्टर। खैर एग्जाम में कोई ना आता नल वेक्टर वल वेक्टर, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नल वेक्टर का मतलब बस आप अच्छे से समझ लो कि सर नल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जीरो होगा, बस। लास्ट में आता है बेटा यूनिट वेक्टर। ये ढंग से पढ़ना है तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यूनिट वेक्टर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगले 2 साल जब तक कंपटीशन क्लियर करके आईआईटी में नहीं पहुंच जाएगा, जब तक डॉक्टर नहीं लग जाएगा तेरे आगे, नीट वालों को कह रहा हूं, तब तक आपको यूनिट वेक्टर झेलने हैं फिजिक्स में। बार बार आएंगे यूनिट वेक्टर्स, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड स्लो है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। स्पीड आती है ना यूट्यूब में 1 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, आपको 1.5 टाइम्स में देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखिए, जो न्यूमेरिकल्स में बोर्ड पे करा रहा हूँ उसे 100% प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।